नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बिजनेस आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। ये आर्टिकल्स हमने पिक किए हैं बिजनेस न्यूज़पेपर से। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं डेली, तो आप सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसी खबरें डिस्कस करूंगा मैं जो आपके इनकम को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, एक और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को, उसके साथ आपके बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स, इन 5 चीज़ों को जो भी कोई इवेंट या कोई न्यूज़ अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है इन पर, तो वहाँ पर हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कर लेता हूँ मैं आज के ओवरव्यू से। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं आज, इतने अच्छे आर्टिकल्स थे कि मुझे कम कर के भी कुछ नहीं तो मैंने 10-11 आर्टिकल्स पिक किए हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। यूएस एंड रशिया कंक्लूड टॉक्स विदाउट यूक्रेन। देखो, जब आप कमज़ोर होते हो ना, वीक होते हो, तो यही होता है कि आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस कोई और लेता है, आप नहीं ले पाते हो। तो यूक्रेन के साथ ऐसी सिचुएशन है, तो क्या डिसीजंस ली जा रही है? रशिया और यूएस मिलके ले रहे हैं सारे डिसीजंस, और मीटिंग में उनको ही नहीं बुलाया। टेस्ला प्लान कर रहा है एक महा डेब्यू। यहाँ पे मेक इन इंडिया ला सकता है टेस्ला, मेक इन इंडिया प्लान, एंड यहाँ पे हायरिंग शुरू हो चुकी है टेस्ला के लिए ऑलरेडी। रिकंसिडर प्राइस डिस्प्ले ऑर्डर फार्मासिस्ट लॉबी। यहाँ पे फार्मासिस्ट लॉबी ने कहा है सरकार को कि अब ये जो प्राइस डिस्प्ले वाला ऑर्डर है कि प्राइस हमें दिखाना पड़ेगा, वो आप चेंज कर दो। तो क्यों भाई, प्राइस दिखाने से आपको क्यों डर लग रहा है? हम अभी डिस्कस करेंगे इसे। इंडिया कतर फोर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेट 28 बिलियन ट्रेड गोल एट मोदी एआई थानी समिट, अल थानी समिट, सॉरी एआई पढ़ने की आदत हो गई है मेरे चीज में। सो कतर और इंडिया अभी यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो जो विजिट हुआ है कतर डेलीगेट्स का इंडिया में, इसकी क्या कंक्लूजन है, हम लोग कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बस दैट्स इट। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी अब थोड़ा सा नीचे आ गया है, 6.4% पे आ गया है। फीमेल जॉबलेसनेस और नीचे आया है, और ज्यादा यहाँ पे डिप हुआ है। इसके अलावा रुपी ऑलमोस्ट ब्रीचेस 87 पर डॉलर, रिकवर्स विद आरबीआई सपोर्ट। आरबीआई के सपोर्ट की वजह से रुपया थोड़ा रिकवर हुआ है, नहीं तो 87 ब्रीच कर गया था फिर से। जेपी मॉर्गन सेट्स 26,500 ईयर एंड टारगेट फॉर निफ्टी। निफ्टी के लिए हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है शेयर बाजार का, जेपी मॉर्गन यूएस की बैंक है ये, इन्होंने सेट किया है टारगेट 26,500 का, मतलब नया लाइफ हाई बनेगा इनका कहना है 2026 में। फार्मा मार्केट इन गुड हेल्थ, लाइफस्टाइल डिजीज में भी राइजिंग। फार्मा मार्केट के बारे में बात करेंगे कि सही अच्छे हेल्थ में है फार्मा मार्केट, हमारा फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स है फार्मा में जो बेटर करेंगे? और रिलायंस कंज्यूमर्स टेक कैंपा कोला टू यूएई। अब यूएई में भी आपको कैंपा कोला के प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे। इसके बाद Q3 जीडीपी ग्रोथ लाइकली रिबाउंडेड टू 6.4%, 6.5% के आसपास हमारी Q3 की जीडीपी ग्रोथ आ चुकी है, जो लास्ट क्वार्टर हमने रिकॉर्ड किया था 5.4%। और टीसीएस को अक्यूज किया गया है वीजा फ्रॉड का यूएस में। तो क्या टीसीएस पर फर्क पड़ेगा इससे? अभी एक बार हम लोग पढ़ेंगे इसे अच्छे से। शुरुआत कर लेता हूं मैं वापस फिर से पहले आर्टिकल से कि यूएस और रशिया ने कंक्लूड कर दिए मीटिंग्स, यूक्रेन को बिना बुलाए, यूक्रेन को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप वीक हो, आप कमजोर हो, तो आपके डिसीजंस जो होंगे उसमें आपको ही इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई और लेगा आपके डिसीजंस। ये बात हमें हमेशा लाइफ में याद रखनी है, एज अ कंट्री एंड एज एन इंडिविजुअल, दोनों तरीकों से। तो रियाद, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, एंड यूएस और रशियन ऑफिशियल्स ने 4 घंटे से ज्यादा डिस्कशन किया रियाद में ट्यूसडे को। और सबसे पहला डिस्कशन ये था बेसिकली, जहां हम वॉर एंड करने की बात कर रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, क्योंकि कीव और यूरोपियन एलाइज जो है वो साइडलाइन से देख रहे हैं, एंड मॉस्को ने नया एक डिमांड यहाँ पे मेजर रेज कर दिया। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, मार्को रूबियो, पिक्चर जिनकी लगी है, देख सकते हैं आप इन्हें पिक्चर में। इनके जो रशियन काउंटर पार्ट है वो है सर्जी लावरोव, एंड इन्होंने मीटिंग की, और इस मीटिंग के दौरान जो दूसरे सीनियर रशियन और यूएस ऑफिशियल्स थे वो भी थे। तो मीटिंग में कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ और कहा गया कि भी काफी सारा काम करना होगा हमें, ठीक है, एंड लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, एंड दोनों साइड इससे अग्री होते हुए हमें नजर आए। तो न्यूज एजेंसी है इंटरफैक्स, उसने कोट किया कि यूरी यूशाकोव जो रशियन नेगोशिएटर है, उन्होंने कहा कि कॉन्वर्सेशंस तो बढ़िया हुई है दोनों की, और डिस्कस जो कंडीशंस हैं सारे वो डिस्कस कर लिए गए। एंड यहाँ पे इनका ये कहना है कि अभी नेक्स्ट वीक तक तो कोई नया समिट नहीं होने वाला है, लेकिन जो सऊदी कैपिटल में टॉक्स हुए हैं वो अंडरस्कोर करते हैं कि किस तरीके से यूएस पूरा एफर्ट डाल रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी खत्म कर दिया जाए या और लंबा ना खिंचे। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 100% अपना दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे रिपोर्टर्स को क्या कहा गया? रिपोर्टर्स को मारिया जाखरोवा ने कहा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि इट वाज नॉट इनफ फॉर नेटो
सिर्फ ये इनफ नहीं है कि आप नेटो जो है वो यूक्रेन को एडमिट ना करे एज अ मेंबर, उनका ये भी कहना है कि जो अलायंस है वो डिसअवाउ करे एक प्रॉमिस जो इसने अभी समिट में किया था बुखारेस्ट में 2008 में, कि कीव जो है वो फ्यूचर में ज्वाइन करेगा अनस्पेसिफाइड डेट पर। तो उनका ये कहना है नेटो ये भी बोले कि ये कभी ज्वाइन नहीं करेगा एज अ मेंबर हमारा, सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि वो यूक्रेन को अभी मेंबर ना ले। तो अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है ये आगे भी पॉइजन करते रहेगी एटमॉस्फेयर को ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। अच्छा ये देखिए, ये बहुत हेल्प करने वाला है हमारे ऑयल प्राइसेस वगैरह जितने भी हैं, एनर्जी प्राइसेस। हमें लगता है ऑयल प्राइसेस तो काफी नीचे आ जाएंगे अगर इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल सेटल ही हो गया। इसके अलावा आप देखिए नेचुरल गैस वगैरह के प्राइसेस भी हमें लगता है बहुत, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस वगैरह के प्राइसेस में 50% तक का भी डिप आ सकता है ग्लोबली। Tesla plans Maha debut EV to EV company to make in India, state offers land। तो यहाँ पे एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, और अब ये लैंड ढूंढ रहे हैं, स्काउटिंग फॉर लैंड जहां ये सेटअप करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विथ महाराष्ट्र। एंड यहाँ पे जो कंपनी का जो प्लान है काफी मतलब इसे स्टीम मिलना शुरू हुआ जब टेस्ला के जो बॉस के एलॉन मस्क उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अभी यूएस जब हम लोग गए हुए थे, ये तब की बात बता रहा हूँ मैं, राइट। एंड इन्होंने कंसेशंस की डिमांड की कि देखो आप हमें थोड़े बहुत कंसेशंस दो और थोड़े टैरिफ्स का आप कम करो इंपोर्टेड ईवीज पर। तो कंपनी काफी कीन है, इंटरेस्टेड है महाराष्ट्र में, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक पुणे में ऑफिस है। एंड ये एक नेचुरल एक्सटेंशन होगा इनके ऑपरेशंस का, कंसिडरिंग की लॉट्स ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर भी जो है वो महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में लोग मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यार मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेट्स से ये इक्विपमेंट चाहिए, वो भी महाराष्ट्र में कंपनी बनाती है। मुझे लेट्स से कोई डिजाइन के लिए कुछ चाहिए, वो भी महाराष्ट्र में मिल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट बनाना है मुझे तो बड़ा आसान है, उसके रॉ मटेरियल्स को ढूंढना महाराष्ट्र के आसपास, और कनेक्टिविटी भी दूसरी जगहों से काफी अच्छी है महाराष्ट्र की। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कंपनीज वहीं जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर आप देखोगे। और ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र के साथ नहीं है, तमिलनाडु के साथ है, गुजरात के साथ भी हमें देखने को मिलता है। रिकंसिडर प्राइस डिस्प्ले ऑर्डर फार्मासिस्ट लॉबी। अब देखिए इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, इन्होंने एक कंसर्न रेज किया। ये क्या कह रहे हैं कि जो एक रीसेंट दिक्कत आया है, मतलब एक नोटिस आया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा। इनका ये कहना है कि जितनी भी फार्मेसीज है, मतलब मेडिकल स्टोर है, जैसे कि ऑनलाइन रिटेलर्स भी है, उनको बिल्कुल कंस्पिक्युअस एरिया में उस ड्रग का दाम लिखना होगा। मतलब ऐसी जगह पे दवाई में आपको नाम प्रोडक्ट का दाम लिखना है, कॉस्ट लिखना है, कि वो दिखे। ठीक है। और आईपीए जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, इन्होंने क्या कहा है कि भैया हमें एग्जेम्पशन दो। हम ये नहीं चाहते कि दवाइयों के जो दाम है वो बिल्कुल इस तरीके से कंस्पिक्युअसली हम लोग दिखाएं, तो क्योंकि ये फिजिबल प्रैक्टिस नहीं है टू फॉलो द मैंडेट। तो ईटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर है, तो ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर कौन है? हमारा एनपीपीए। एंड इन्होंने सारे रिटेलर और डीलर्स को बोला कि भाई हमें तो चाहिए कि जो भी करंट दाम चल रहा है ड्रग्स का, मतलब दवाइयों का, वो वेबसाइट पर लिस्टेड होना चाहिए तुम्हारे, ताकि कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो, कि ऐसा ना हो कि आप एक को 10 रुपए में दे रहे हो सामान, एक को आप 100 रुपए में दे रहे हो, और उन्हें ओवर पे ना कर दे। तो एक्शन लिया जाएगा अगर फार्मेसी जो है वो कंप्लाई नहीं करती है इस टाइप के नोटिस को, दिक्कत को। एंड ये नोट करना होगा कि जो ऑनलाइन फार्मेसीज हैं और जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेडिसिन डिस्प्ले सेल करती हैं, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करती वो प्राइसेस ड्रग्स के, और इन साइट कर रही है एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पैरा 24 ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, जो कहता है कि प्राइसेस जो है मेंशन करने चाहिए कैसे? ऑन कंस्पिक्युअस पार्ट ऑफ प्रेमिसेस। कंस्पिक्युअस पार्ट मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, ऐसी जगह पे दाम मेंशन होने चाहिए। तो इस रिगार्ड में जो टर्मिनोलॉजी है कंस्पिक्युअस पार्ट ऑफ प्रेमिसेस का, ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कि इट कवर्स नॉट ओनली फिजिकल प्रेमिसेस, मतलब सिर्फ दवाई के ऊपर दाम नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन जहां पे रिटेलर बिजनेस कैरी कर रहा है, अगर आप ऑनलाइन दवाइयां बेच रहे हो तो आपके वेबसाइट पे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि इसका दाम क्या है। मतलब वर्चुअल, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक आप कैसे भी बेचो, वहां पे अलग से भी दिखना चाहिए, सिर्फ दवाई के ऊपर जो दाम लिखा है वो काफी नहीं है। तो आईपीए कह रहा है कि भाई ये क्लॉज आप हटाओ, एनपीपीए को, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कह रहा है कि ये क्लॉज आप हटाओ, लेकिन एनपीपीए यहाँ पे आई थिंक डिसीजन देखना होगा, काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर इन्होंने बात मान ली तो, या तो फिर ये खबर हमें न्यूज़पेपर में सुनने को ही नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि न्यूज़पेपर वाले कवर ही ना करें कि नहीं ठीक है, अब से प्राइसेस नहीं दिखी। तो इनका ये कहना है कि दैट नोबडी इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया हैज कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स। किसी के पास भी कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स ही नहीं है, हम कैसे दिखाएंगे? हमारे लिए फिजिबल नहीं है। एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू डू अवे विद द क्लॉज फ्रॉम डीपीसीओ रूल्स मेकिंग इट मैंडेटरी। मतलब इस क्लॉज को ही हटा दो आप, क्योंकि यहाँ पे हम कर ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं है, इतने सारे ब्रांड्स है, सबके हम दाम नहीं दिखा पाएंगे।
आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया कतर फॉर्ज कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, $28 बिलियन का ट्रेड गोल इन्होंने रखा है मोदी अल थानी समिट में। तो यहाँ पे 2 अग्रीमेंट साइन हुए, 5 एमओयू साइन हुए। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया और कतर ट्यूसडे को इन्होंने एलिवेट किया है अपने टाइज को, मतलब अपने जो पार्टनरशिप है इसको और आगे लेकर जा रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। और करंट ट्रेड हमारा $14 बिलियन का ट्रेड है कतर के साथ, और नेक्स्ट 5 इयर्स में हम कह रहे हैं कि इसको हम $28 बिलियन का कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया है, देखिए 2 तो अग्रीमेंट साइन हुए हैं एंड 5 एमओयू साइन हुए हैं ड्यूरिंग द विजिट। तो पहला एग्रीमेंट क्या है कि हम एक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट भी साइन हुआ है एंड दोनों साइड से साइन किया एमओयू ड्यूरिंग द विजिट की। इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी, कोऑपरेशन होगा इन द एरिया ऑफ आर्काइव्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये स्पेसिफिक इन्होंने मैं कहूंगा देखिए टॉपिक्स चूज किए हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की। अगर बात करें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी, ये मेजर टॉपिक्स। अब देखिए कतर क्या है, एक बहुत बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है। वो पैसा ही किससे कमाता है? नेचुरल गैस के रिजर्व्स है वहां पे, पेट्रोल क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है, तो बहुत ही एनर्जी रिच देश है कतर। तो यहाँ पे डिस्कशन, मेजर डिस्कशन क्या होगा? एनर्जी के बारे में ही होगा। तो जो मिडल ईस्ट सिचुएशन है वो डिस्कशन के लिए आया यहाँ पे, और दोनों साइड ने कन्वे किया अपने म्यूचुअल पोजीशन को। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं आप लोग, तो कतर जो है अभी हमारे साथ $14 बिलियन का ट्रेड करता है एनुअली। 5 साल में हम क्या करना चाहते हैं? इसे डबल करना चाहते हैं। कतर एक की इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है, इसका एक सॉवरन वेल्थ फंड है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना एफआईएस दिया है, तो एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, तो उसमें एक सॉवरन वेल्थ फंड्स भी होते हैं। और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी होल्डिंग है करीब $1.5 बिलियन एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, अक्रॉस सेक्टर, जैसे कि इंडिया में रिटेल, पावर, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ। तो ये एज एन एफडीआई ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे हैं कतर के साथ। साइडलाइंस में इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्ट कतर ने साइन किया एक एमओयू, जहां पे बूस्ट करेंगे म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स। और सीआई और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन ने फॉर्मलाइज किया है पार्टनरशिप की बिजनेस नेटवर्क्स को भी एनहांस किया जाए। तो इंडिया और कतर शेयर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पार्टनरशिप। कतर जो है वो एक मेजर एलएनजी सप्लायर है इंडिया के लिए। यस, कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट एलएनजी ने साइन किया है 20 साल का डील, जहां पे 75 लाख मेट्रिक टन एलएनजी एनुअली हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? इंपोर्ट की। तो एनर्जी पार्टनरशिप हमारी काफी अच्छी हो सकती है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5%, 6.4% पे आ चुका है। फीमेल जॉबलेसनेस और कम हुआ है, मतलब फीमेल एम्प्लॉयमेंट पहले से इंक्रीज हुई है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 6.4% है, स्टेबल है। ये थर्ड क्वार्टर की बात चल रही है यहाँ पे। जो रेट है ये अनचेंज है, लेकिन 6.5% से 6.4% है, कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन भी नहीं है, बहुत बड़ा चेंज ही नहीं है। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब वो लोग जो वर्क कर रहे हैं या एक्टिवली वर्क ढूंढ रहे हैं, वो कितना है? 50.4% अक्टूबर दिसंबर में। अब अगर आप कंपेयर करेंगे जुलाई सितंबर क्वार्टर से, तो ये कितना था? 49.9%। फॉर दोज एजेड, उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 साल से 24 साल के बीच में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, एक्टिव वर्कर्स हैं बेसिकली, मतलब जो हम कहते हैं ना क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो वो 50.4% आ गया, और ज्यादा पहले से इंक्रीज हो गया है। मेल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, 5.8% पे आ चुका है। एंड अगर आप देखेंगे 5.7% था ये। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट ये डिप हुआ है। तो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का सर्वे हुआ, और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पता है कहां पर है? अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में है। 13.1% का अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 10.4% का अनएम्प्लॉयमेंट है, राजस्थान में 9.7% का है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी अगर आप देखेंगे, तो जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, रिकॉर्ड हाई पर आ चुका है 75.4% पर। एंड अगर फीमेल अगर आप देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये 25% के ऊपर रहा है फॉर 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, एंड स्लाइटली डिक्लाइन हुआ टू 25.2% फ्रॉम 25.5%। आते हैं अगले आर्टिकल पे। रुपी ब्रीच कर चुका है ऑलमोस्ट 87 पर डॉलर। तो रुपी रिट्रीट हुआ 87 पर आकर। किसकी मदद से रिट्रीट हुआ, वापस आया? आरबीआई की मदद से। आरबीआई रुपी को सहारा देने की कोशिश करता है जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाए रुपी। तो आरबीआई का काम ये नहीं कि रुपये को बहुत मजबूत करना है या रुपये को बहुत कमजोर करना है, नहीं, दोनों होने से रोकना है एक बार में। मतलब एकदम वॉलेटाइल नहीं रहना चाहिए कोई भी करेंसी। करेंसी ऐसा हो कि बड़ी स्टेबली नीचे कमजोर होता रहे। हम तो चाहते हैं कि देखिए रुपया कमजोर हो, हम आगे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, आप जापान को देखिए, रुपये से भी कमजोर है उनका जो करेंसी है। लेकिन यहाँ पे मतलब वैल्यू अगर आप देखोगे तो चाइना ने भी काफी डिवैल्यू किया अपने करेंसी को, लेकिन ये सब स्टेबल रखना चाहते हैं अपनी करेंसी को। तो 87 का जो मार्क है, क्लोज टू 87 मार्क गया है ट्यूसडे को। एंड
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट जहाँ पे इक्विटी गेज जो थे वहां पे रॉबस्ट गिन रहा है ईदर साइड द सी ऑफ जापान। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम करेंसी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं इस महीने की, मुझे लगता है आधे से ज्यादा आर्टिकल्स में हम रुपए को कवर करते हैं। तो डॉलर डिमांड जो है इंपोर्टर से रहा है, यस, इंपोर्टर्स एक रीजन रहे हैं कि रुपया कमजोर हुआ है, एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी हो रही है, एफआईएस जो सेलिंग कर रहे हैं लगातार, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कैश मार्केट में नेट सेल रहा है बाय ओवरसीज इन्वेस्टर, 28,000 करोड़ के शेयर्स बिक गए इस बार। तो 28,000 करोड़ क्या हुआ, फिर डॉलर में कन्वर्ट हुआ और देश से बाहर गया, तो रुपया यहाँ से कमजोर तो होगा। 28,000 करोड़ के रुपए बिके यहाँ पे और डॉलर परचेज हुए, तो रुपया जो है ये ओपन हुआ था 86.905 पे एंड वीक हुआ टू 86.9875 एंड 87 ऑलमोस्ट टच हो गया था। तो अगर 87 आ गया तो 87.2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ये करेंसी डीलर का कहना है। एंड करेंसी क्लोज हुई है 86.95 वर्सेस डॉलर, जहां 1% हमें कमजोरी देखने को मिली है। तो हायर डिमांड था फॉर यूएस करेंसी फ्रॉम कंपनीज लुकिंग टू अक्यूमुलेट डॉलर्स। एंड यहाँ पे एफआई ने लोकल स्टॉक्स बेचे कितने, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के नेट बेसिस पे मंडे को। तो यहाँ पे लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो स्टॉक्स बेच रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए इस समय सिचुएशन है। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है ये, और इसने सेट किया है 26,500 का टारगेट हमारे निफ्टी के लिए। निफ्टी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे ख्याल से 22,900 से 23,000 के बीच में चल रही है। और यहाँ से करीब करीब आप देखो तो कितना, हम कह सकते हैं 10%, राइट, यस, 10% से भी ज्यादा 11% की अपवर्ड मोमेंटम जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है इस साल के लिए। यस, जेपी मॉर्गन ने टारगेट सेट किया है 26,500 का निफ्टी के लिए बाय दिसंबर, और कहा है कि ओवरवेट है, मतलब बुलिश है किस पर, फाइनेंशियल्स पर, एनबीएफसी और बैंक्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, हेल्थ केयर एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स। और ये जो टारगेट है ये अपसाइड 15.5% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स पे ओवर ट्यूसडे क्लोजिंग ऑफ 22,945। तो इनके जो कुछ टॉप पिक्स हैं जेपी मॉर्गन की, देखिए अब ये आप कॉपी मत कर लेना है इनके पिक्स को, मैं ये कहूंगा आप बस स्टडी करो कि ये क्या पिक कर रहा है। इनके टॉप पिक्स क्या है, दिव्यानी इंटरनेशनल, ठीक है, क्या करती है ये कंपनी, आई थिंक आपने दिव्यानी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, सफायर फूड्स का नाम सुना होगा, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट टाटा की है, आई थिंक वरुण बेवरेजेस फेमस है, जोमैटो, एमएनएम, टीवीएस, कोटेक, आईसीआईसीआई, इतने सारे शेयर्स के इन्होंने नाम लिखे हैं, मैं पूरा रीड नहीं करने वाला। तो ब्रोकरेज वार्न कर रहा है कि आगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स डाउनग्रेड हो सकती है, मतलब दिसंबर तक ये बढ़ जाएंगे इनका कहना है, लेकिन अभी आगे रिजल्ट्स और खराब आ सकते हैं कंपनीज के, इनका ये कहना है। एंड जो एक्सपेक्टेशंस है इनके वो अभी भी एलिवेटेड है, एंड फर्दर डाउनग्रेड आ सकते हैं, स्पेसिफिकली कहा, एनर्जी, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल और पैसेंजर व्हीकल वाले जो सेगमेंट है, इनका कहना है कि यहाँ पे और कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो सबसे जो इनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो ये कह रहे हैं, जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक हमारा टारगेट है वो तो निफ्टी का 30,000 का है, एंड द लीस्ट वन, जो सबसे बेकार टारगेट है वो है 21,000 का। अब आते हैं वेलनेस एंड इलनेस पे, फार्मास्यूटिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। फार्मा मार्केट बड़ी अच्छी हेल्थ में है, फार्मा कंपनीज बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, और रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं 2-3 सालों में। फार्मा के कितने सारे शेयर्स हैं मैं कहूंगा जो कितने गुना हो चुके हैं हम पता नहीं, मतलब खुद हमने एज अ रिसर्च एनालिस्ट हमने इतने सारे स्टॉक्स दिए और हमने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे यहाँ से इतनी जल्दी। तो फार्मास्यूटिकल मार्केट बिल्कुल फायर में है, 8.7% की ग्रोथ आई जनवरी में, रॉबस्ट परफॉर्मेंस रहा है की थेरेपी एरियाज में, जैसे कि कार्डियक, एंटी इन्फेक्टिव्स, न्यूरो, सीएनएस, डर्मा, अकॉर्डिंग टू रिसर्च फर्म। तो जितनी भी थेरेपीज हैं ये डबल डिजिट्स में आई हैं। तो विद इन कार्डियक सेगमेंट एक मेक्सिलटाइम करके ड्रग है जो यूज होता है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अरिथमाइज के लिए, एंड इसने पोस्ट किया है 150% से भी ज्यादा का सेल्स डेटा शो कर रहा है कौन, फार्मा का। तो पॉसिबल रीजन ये है कि 2024 में ऑनगोइंग पोस्ट ऑथराइजेशन से स्टडी इनिशिएट हुई 2018 में, और यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फार्मा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ट भी इन्होंने दिया है कि फिंगर ऑन द पल्स, कार्डियक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी डायबिटिक्स, एंड इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ देखो कितनी हो रही है, डबल डिजिट जा रहा है ये स्टार्टिंग में, फिर 5.6%, 6.9%, ऑलमोस्ट डबल डिजिट विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स पे भी। एंड यूनिट ग्रोथ भी सिर्फ एंटी इन्फेक्टिव्स में ही हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है हमारे कार्डियक कैटेगरी में भी, और इसका कोई सीजनल इम्पैक्ट भी नहीं होता। ठीक है कि ये सीजनल है तो यहाँ पे ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इस सीजन में कम हो जाएगी। इसके अलावा
ओवरऑल एंटी इन्फेक्टिव्स के भी डिमांड काफ़ी बढ़े हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है पिपरासिलिन। एंड रीज़न क्या है, क्योंकि लोगों की जो वल्नरेबिलिटी है टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो पहले से इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है, एंड और साथ ही साथ आप देखो कि यूनिट सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है। गैस्ट्रो एक फेस्टिव सीज़न ऑफ मैरेजेस की वजह से भी होता है, क्योंकि गैस्ट्रो एंटी इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्टिव्स लोग तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब वेडिंग सीज़न हो, लोग शायद बाहर का ज़्यादा खाते हैं, मे बी ये रीज़न है। तो आप ये देखो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस सेगमेंट्स। बहुत ही छोटे सेगमेंट्स हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। रिलायंस कंज्यूमर्स टेक कैंपा कोला टू यूएई, यस, ओवर अ ईयर आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। 1970-80 का आइकॉनिक ब्रांड हुआ करता था हमारे इंडिया का, क्या बोलते हैं हम इसे, कैंपा कोला। और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इसे अब होम ग्रोन कैंपा कोला बना करके अब इसे ये ग्लोबल स्टेज पे लेकर जा रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं यूएई में। कोला ब्रांड लॉन्च हुआ था गल्फ फूड में एंड एफ&बी में, फूड एंड बेवरेजेस में, एक सोर्सिंग इवेंट में, और ये लॉन्च हो रहा है यूएई में विद अथिया ग्रुप। एंड ये एक लीडिंग एफ&बी कंपनी है। तो इन्होंने 2020 में एक्वायर किया था और रीइंट्रोड्यूस किया इंडिया में 2023 में। एंड ये इनिशियली काफी मतलब कैंपा लेमन, कैंपा ऑरेंज, कैंपा कोला जीरो एंड बहुत सारी चीजें इसमें लॉन्च करने वाले हैं इस कैटेगरी में। तो वी हैव टू सी कितना इन्वेस्ट करते हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये प्राइसेस भी बहुत कम रहने वाला है, आई थिंक 10-10 रुपए में आपको बॉटल्स देखने को मिलेंगे। तो काफी एक वॉर शुरू हो सकता है इंडिया में कैंपा कोला आने के बाद, पेप्सिको के लिए एंड कोका कोला के लिए भी। Q3 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो लाइकली रिबाउंड हो गया है 6.4% पे। पुराना ग्रोथ हमने रिकॉर्ड किया था कितना, 5.4% का। तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6.5% तक का ग्रोथ आएगा। यहाँ पे ग्रोथ कहाँ है सबसे ज्यादा, रूरल डिमांड बढ़िया रहा है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी रूरल के लिए काफी बढ़िया होता हुआ नजर आया है। पिकअप है कहाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें अच्छा खासा। जीडीपी हमने देखा अभी 5.4% पे आ चुका था। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन देखने को मिला था, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम हुई थी, लेकिन फोकस जो है बाकी काफी इंक्रीज हुआ। बाकी जो बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक और हमारे जो दूसरे बैंक्स हैं, सब बढ़िया ही डेटा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार। तो आईसीआरए चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य नायर, उनका कहना है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो होगा वो एक तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से बेनिफिट करेगा। गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है इंडिया में तो ग्रोथ रेट अच्छा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट काफी रिक्वेस्ट कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप भी स्पेंड करो, आप भी इन्वेस्ट करो। गवर्नमेंट कब तक इन्वेस्ट करते रहेगी, लेकिन आपको इस तरीके का माहौल बनाना होगा कि कोई जब यहाँ इन्वेस्ट करे 1 रुपया तो वो वहां से 10%, 20%, 30% कमा सके, तभी कोई यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो कुछ जो कंज्यूमर फोकस सेक्टर्स हैं वो एक पिकअप देख रहे हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। इवन एज जो अर्बन कंज्यूमर सेंटिमेंट है ये डिप हुआ है स्लाइटली। सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आफ्टर वेदर रिलेटेड चैलेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं, स्पेसिफिकली काफी इंप्रूवमेंट आया है। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह है टीसीएस का। टीसीएस को अक्यूज किया गया वीजा फ्रॉड यूएस में। यस, और टीसीएस के आप शेयर प्राइस भी देख सकते हैं, कल काफी गिरावट देखने को मिल रही थी हमें टीसीएस के शेयर प्राइस में। तो यहाँ पे आईटी फर्म को अक्यूज किया गया है कि इन्होंने वीजा फ्रॉड किया है, और L1A मैनेजरियल वीजा जो है ये इन्होंने इसका मिसयूज किया है स्पेसिफिकली ताकि यूएस के लेबर लॉस को सरकमवेंट कर सके। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और इसके हिसाब से जो जो यहाँ के मैनेजर थे, एक्स आईटी मैनेजर, इनको डायरेक्ट किया गया कि ये फॉल्सिफाई करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और मिस क्लासिफाई करें एम्प्लॉइज को एज मैनेजर्स। उनको आप मैनेजर्स बना के भेजो ताकि आप एलिजेंट मिस प्रैक्टिस कर पाओ। तो L1A वीजा डिजाइन होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कि वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को ट्रांसफर कर पाए, मैनेजर्स को ट्रांसफर कर पाए टू यूएस ऑफिसेस, जहां पे प्रूफ चाहिए होता है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। और इन कॉन्ट्रास्ट H1B वीजा ना स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, जिनका स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए, एंड स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी चाहिए, वेज लेवल्स भी चाहिए। तो जो एनुअल कैप है H1B वीजास का वो फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर देता है नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स को जो आ सकते हैं। तो H1B से लेकर जाना टफ है। तो क्या कर रहे हैं, इनका ये कहना है, एक्यूजेशन ये है कि ये मैनेजरियल रोल दिखा करके और एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे रहे हैं, चार्ट बना दे रहे हैं कि हाँ इनकी मैनेजरियल पोजीशन है, काम है, और फिर वो उन्हें उस वीजा पर भेज रहे हैं। तो दूसरे टीसीएस एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है कंपनी के अगेंस्ट अंडर द सेम लॉ। एंड कीनी ने एलिज किया कि टीसीएस ने एंगेज किया है वाइड स्प्रेड मिसक्लासिफिकेशन में फ्रंटलाइन वर्कर्स का, सबको मैनेजर दिखा रहे हैं ये लोग। एंड ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रैक्टिस शुरू तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आया 2017 में, जब एम्प्लॉयमेंट वीजा रेगुलेशन जो है और स्ट्रिक्ट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें काफी प्रेशर किया और मैनिपुलेट करने की कोशिश की इंटरनल रिकॉर्ड्स को, ताकि मिस रिप्रेजेंट कर सके फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज को। तो ब्लूमबर्ग का इन्वेस्टिगेशन ने कुछ डिस्क्रिपेंसीज ढूंढी है टीसीएस के रिपोर्टेड मैनेजरियल वर्कफोर्स में भी यूएस में। एंड
2022 की जो रिपोर्ट आई है टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, आईटी फर्म ने इंडिकेट किया कि लेस देन 600 जो इसके 31,000 में से यूएस एम्प्लॉइज हैं वो एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल पोजीशंस होल्ड करते हैं। तो 31,000 में से 600 अगर सिर्फ मैनेजरियल पोजीशंस होल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पे कोई ऐसा फ्रॉड तो होने का स्कोप नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि अगर कोई रियली फ्रॉड कर रहा होता तो इस वीजा पे 31,000 में से काफी ज्यादा लोगों को भेजता मे बी, बट वी स्टिल हैव टू सी, क्योंकि अभी एक्विजिशन है ना, आगे किस तरीके से ये सॉलिडिफाई होता है, कैसे आगे चेंज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।